ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम मतलब रिजर्व वर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बीच के अंदर फर्क किस तरह कर सकते हैं। यानी ये जो डायग्राम हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम बना हुआ है आइडेंटिफायर्स के लिए, यही सेम ट्रांजिशन डायग्राम आपका रिजर्व वर्ड के लिए भी तो अगर एक ही ट्रांजिशन डायग्राम आपके पास कीवर्ड्स के लिए भी काम करे और वो आइडेंटिफायर्स के लिए भी काम करे तो ये सही बात नहीं, ठीक है ना। मतलब जैसे ये इफ के लिए भी ये बिल्कुल पर्टिकुलर बिल्कुल सही डायग्राम है, देन के लिए भी ये बिल्कुल सही है। तो आपके पास अब कोई आपके लेक्सिकल एनालाइजर को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा कीवर्ड है, कौन सा आइडेंटिफायर है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल तरीके हैं। देयर आर टू वेज दैट वी कैन हैंडल रिजर्व वर्ड्स दैट लुक लाइक आइडेंटिफायर्स। उस तरह के रिजर्व वर्ड्स जो आपके पास आइडेंटिफायर की तरह दिखते हैं, उनको डील करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमने डिस्कस किया था कि आपके पास वो तरीका है कि जिसके अंदर आप अपने तमाम के तमाम रिजर्व वर्ड्स को सिंबल टेबल के अंदर डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देते हैं। यानी उसके अंदर आप पहले ही लोड करवा देते हैं कि ये तमाम जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। इन नाम से अब जो हमारा आइडेंटिफायर है या वेरिएबल नेम है या क्लास नेम है वो नहीं यूज किया जा सकता। यानी जब आप इन कीवर्ड्स को ऑलरेडी अपने सिंबल टेबल के अंदर लोड करवा देंगे तो फिर अब इस नाम से दोबारा कोई आइडेंटिफायर बनाया नहीं जा सकता है। एनी आइडेंटिफायर नॉट इन द सिंबल टेबल, कोई भी आइडेंटिफायर जो सिंबल टेबल के अंदर मौजूद नहीं है वो आपका रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिंबल टेबल में पहले से मौजूद नहीं था, इसलिए वो रिजर्व वर्ड नहीं होगा। तो उसका जो टोकन हम कंसिडर करेंगे वो आइडेंटिफायर हम कंसिडर करेंगे। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सेकंड तरीकों को देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है। इस तरीके के अंदर आप अपने सिंबल टेबल के अंदर एक फील्ड यानी एक कॉलम आप अपना एक अलग से ऐड करवाते हैं जिसमें आप अपने टोकन की टाइप को डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो टोकन है ये किस टाइप का है। यानी ये जो इफ है इसके टाइप क्या है कि ये कीवर्ड है, ये रिजर्व वर्ड है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। देन रिजर्व वर्ड है, फोर रिजर्व वर्ड है और 412 ये आपके पास आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये आपके कोडिंग स्टार्ट होने के बाद आपके सिंबल टेबल में आया है। ये इनिशियली आपके पास ये जो तीन आपके पास वर्ड हैं, ये रिजर्व वर्ड आपके पास इनिशियली आ चुके थे जब आपने अपने प्रोग्राम को रन किया था। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिजर्व वर्ड और इनके दरमियान फर्क क्या है। नॉर्मली जो है यही वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है कंपाइलर्स के अंदर। दूसरा तरीका जो है वो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखें आप इसके अंदर क्या होता है, ये सेकंड तरीका है ना, इसमें मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है। ये वाला जो है पहला तरीका है और ये सेकंड तरीका है, इसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगा स्लाइड्स अपलोड करने से पहले। तो ये दूसरा तरीका में क्या होता है कि हम हर कीवर्ड के लिए एक अलग से ट्रांजिशन डायग्राम बना देते हैं, क्रिएट सेपरेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर ईच कीवर्ड। सेकंड तरीके में हम हर कीवर्ड के लिए, जैसे यहाँ पर आपको एक देन जो कीवर्ड हमारे पास है ये एक रिजर्व वर्ड है, इसके लिए हमने एक अलग से ट्रांजिशन डायग्राम बना दिया। एन एग्जाम्पल फॉर द कीवर्ड देन इज शोन इन फिगर, जैसे यहाँ पर आपको फिगर में भी शो हो रहा है कि ये देन जो है कीवर्ड है। अब क्या होगा कि जब आपके पास कोई भी आइडेंटिफायर टी से स्टार्ट होगा तो आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो तमाम के तमाम आइडेंटिफायर वाले रूल से पहले, आइडेंटिफायर वाले ट्रांजिशन डायग्राम को चेक करने से पहले वो उन तमाम डायग्राम्स को चेक करेगा जो रिजर्व वर्ड्स के लिए बनाए गए हैं। जैसे आपने ये देन के लिए बनाया है, इसी तरह आपने एक ट्रांजिशन डायग्राम इफ के लिए बनाया होगा, एक आपने फोर के लिए बनाया होगा, एक आपने वाइल के लिए बनाया होगा। इस तरह आपने बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजिशन डायग्राम्स बनाए होंगे। तो आपका जो भी मतलब जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है, जब वो कोई आइडेंटिफायर को पढ़ने जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो उन तमाम के तमाम डायग्राम्स को चेक करेगा एक एक करके कि कहीं ये वाला डायग्राम तो हमारे पास फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है, आपका जो टाइम प्रोसेस है वो काफी ज्यादा लगेगा। और यहाँ पर अगर आप सेकंड पॉइंट को देखें तो ये लिखा हुआ है दिस मेथड इज हाइपोथेटिकल नॉट इन प्रैक्टिस। ये वाला जो मेथड है ये हाइपोथेटिकल है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप कंपाइलर के अंदर ये चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के अंदर नहीं है।
ठीक है, ये पॉसिबल तरीका आपके पास मौजूद है कि आप अपने कंपाइलर में यानी अपने लेक्सिकल एनालाइजर में ये वाला तरीका इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में कौन सा तरीका है? वो ये पहला वाला ही तरीका है कि आप अपने तमाम के तमाम रिजर्व वर्ड्स को लेक्सिकल सिंबल टेबल के अंदर पहले से ही लोड करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको हर कीवर्ड के लिए अलग से डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। आपके लेक्सिकल एनालाइजर को हर बार अलग अलग डायग्राम्स को जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली एक ही जो आइडेंटिफायर वाला जो ट्रांजिशन डायग्राम होगा उसी को रीड आउट करके अपने काम को पूरा कर लेगा। तो ये वाला जो मेथड है, ये हाइपोथेटिकल मेथड है, ये यूज किया जा सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के अंदर नहीं है। ठीक है, अब दोबारा बता रहा हूँ कि इस वाले मतलब मेथड के अंदर सेकंड मेथड जो हमारे पास है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, हर कीवर्ड के लिए एक अलग से डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो बात है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है सेकंड मेथड की। डायग्राम consists of states representing the situation after each successive. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे सेकंड मेथड के अंदर हर कीवर्ड का अपना एक डायग्राम बनता है। ये मेथड जो है प्रैक्टिस में नहीं है, ये भी हमने बात की। फिर हम ये बात कर रहे थे कि इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स आपके कीवर्ड के अंदर मौजूद हैं उनको आप स्टेट से सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देन आपने लिखना था तो ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट होगी, फिर इसके बाद ये वाला एज आपको लेके जा रहा है सेकंड स्टेट पर, फिर ये एज आपको थर्ड स्टेट पर लेके जा रहा है। हर एज के ऊपर आपके पास एक कैरेक्टर लिखा हो। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब आखिर के अंदर यहाँ पर एक टेस्ट किया जाता है, फॉलोड बाय अ टेस्ट फॉर अ नॉन लेटर और डिजिट। आप आखिर के अंदर एक टेस्ट करते हैं कि आपके पास कोई नॉन लेटर कैरेक्टर आ जाए या कोई डिजिट आ जाए। ठीक है, अब नॉन लेटर और डिजिट यहाँ पर क्यों आएगा? देखें, अगर यहाँ पर कोई नॉन लेटर कैरेक्टर आता है तो आपने आपके लेक्सिकल एनालाइजर ने देन यहाँ पर रीड आउट किया, उसके बाद यहाँ पर इसको कोई नॉन लेटर कैरेक्टर मिलता है, जैसे स्पेस आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, या कोई आप पंक्चुएशन सिंबल को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आपके पास डॉलर का सिंबल आ जाता है या एट द रेट सिंबल आ जाता है या एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। तो अगर इस तरह का कोई सिंबल आएगा तो आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो इस टेस्ट की बेस के ऊपर आपको एरर रेज करेगा। क्यों एरर रेज करेगा? क्योंकि आपके पास वो जो पर्टिकुलर सिंबल यहाँ पर आ रहा है, जैसे डॉलर का सिंबल आ रहा है या पंक्चुएशन सिंबल कोई भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपको वो क्या करेगा, एरर रेज करेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है। फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर स्पेस आ जाता है, नॉन लेटर कैरेक्टर में स्पेस भी आ रहा है, स्पेस अगर वो यहाँ पर आता है तो फिर क्या होगा, वो आपके इस देन को एक्सेप्ट कर लेगा, वो इसको एज कीवर्ड यहाँ पर आपके पास एक्सेप्ट करके इसको आगे की तरफ पास कर देगा। अगर यहाँ पर कोई डिजिट आ जाता है, यानी देन के फौरन बाद कोई डिजिट आ जाता है, तो फिर ये इस टेस्ट की बेस के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, यानी ये बन जाएगा देन टू। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिजिट में 2 आपको इनपुट कैरेक्टर मिलता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, देन 2। अब ये जो देन 2 है, अगर आप इसको पूरे को देखेंगे तो फिर आपके पास एक वैलिड आइडेंटिफायर की शेप के अंदर आ रहा है। तो ये जो टेस्ट है ये आपके पास आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड हमारे पास आ रहा है, ये पर्टिकुलर वर्ड क्या है। अब ये या तो हो सकता है यहाँ से हमें एरर रेज हो जाए इस टेस्ट के बाद, या हो सकता है कि हमें ये कीवर्ड यहाँ पर मिल जाए, या हो सकता है कि हमें कोई आइडेंटिफायर यहाँ पर मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आपने दोबारा से समझनी है। ये वाले पॉइंट के अंदर एक चीज और लिखी हुई है, इट इज नेसेसरी टू चेक दैट द आइडेंटिफायर हैज एंडेड। ये बहुत जरूरी बात है यहाँ पर कि आप ये चेक करें कि आइडेंटिफायर एंड हो रहा है। आइडेंटिफायर एंड कैसे होगा? जब यहाँ पर उसको स्पेस मिलेगा। ठीक है ना, जब ये देन जब हमने पढ़ा तो इसके फौरन बाद अगर यहाँ पर स्पेस आ जाएगा तो ही हम ये कंसिडर करेंगे ना कि ये देन जो है हमारा ये एंड हो चुका है। और एल्स वी वुड रिटर्न टोकन देन इन सिचुएशन वेयर द करेक्ट टोकन वाज आइडेंटिफायर। अब देखें यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है,
यहाँ पर अगर हमें एक कीवर्ड मिलता है, यानी एक ये वैल्यू हमें मिलती है द नेक्स्ट वैल्यू, हमें कोड के अंदर ये लिखा हुआ मिला द नेक्स्ट वैल्यू। अब क्या होगा, इसके शुरू के अंदर अगर आप देखें तो देन का कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। अब आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है उसने इस डायग्राम को पढ़ना शुरू किया, उसने पढ़ा THEN, यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चेक करना है कि आगे क्या होगा, तो ई यहाँ पर आ रहा है, ये नॉन ये आपके पास क्या है ई, यहाँ पर जैसे ही वो उसको रीड आउट करेगा तो वो क्या कंसिडर करेगा कि ये जो है अभी यहाँ पर आपका आइडेंटिफायर जो है ये एंड नहीं हुआ है, बाकी ये कंटिन्यू है, ये यहाँ पर अभी कंटिन्यू है, तो वो इसको क्या कंसिडर करेगा कि ये देन कीवर्ड नहीं है बल्कि ये कोई और चीज है, इसको मुझे पूरा का पूरा आइडेंटिफायर की कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ देन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना होगा कि आप इस चीज को नोट करें कि आपका आइडेंटिफायर एंड हुआ है या नहीं एंड हुआ। इस केस के अंदर आपका आइडेंटिफायर एन के बाद एंड नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पर स्पेस होता है इन दोनों के बीच में तब हम कंसिडर करते हैं कि ये देन जो है एंड हो चुका है और ये जो देन है ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड कंसिडर किया जाता है। लेकिन अब इसके बाद हमें यहाँ पर स्पेस नहीं मिला, यानी स्पेस नहीं है तो ये हमारे पास रिजर्व कीवर्ड नहीं है। अब जब ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है इसके बाद ई हमें यहाँ पर मिल गया है, तो अब ई मिलने के बाद क्या हुआ कि ये हमारे पास एक आइडेंटिफायर वाले डायग्राम से मैच कर रहा है, तो हम इसको आइडेंटिफायर की कैटेगरी के अंदर रखें। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर आपके पास दो तरीके हैं रिजर्व वर्ड्स को और आइडेंटिफायर्स को मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए। पहला तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली कंपाइलर के अंदर। पहले तरीके के अंदर ये होता है कि जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो आप इनिशियली ही यानी शुरू में ही अपने सिंबल टेबल के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके सिंबल टेबल को पता होता है कि ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये मेरे पास कीवर्ड हैं, लैंग्वेज के अंदर इनकी अलग से मीनिंग है, इस नाम से अब वो कोई भी आइडेंटिफायर आपको बनाने नहीं देगा, ठीक है। पहला तरीका तो सिंपल सही है। दूसरे तरीके में क्या होता है कि आप हर कीवर्ड के लिए एक अलग से ट्रांजिशन डायग्राम बना देते हैं, फिर आपका लेक्सिकल एनालाइजर एक एक करके उन तमाम ट्रांजिशन डायग्राम्स को चेक करता है शुरू में, फिर उसके बाद वो आइडेंटिफायर वाले ट्रांजिशन डायग्राम की तरफ जाता है। ये वाला जो मेथड है ये पॉसिबल है कि आप अपने कंपाइलर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास नहीं आता। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम और फॉर द सेक ऑफ योर मतलब इंटरव्यूज या कोई भी आप टेस्ट वगैरह देने जाएं तो उसके लिए ये दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। पहले तरीके के अंदर आप अपने तमाम के तमाम जो भी कीवर्ड्स हैं उनको सिंबल टेबल में लोड करवाते हैं। सेकंड तरीके के अंदर आप अपने तमाम के तमाम कीवर्ड्स के लिए अलग से ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। दूसरे तरीके के अंदर आप ट्रांजिशन डायग्राम खत्म होने से पहले एक टेस्ट करवाते हैं कि वहां पर कोई नॉन लेटर कैरेक्टर आ रहा है या कोई डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हर ट्रांजिशन डायग्राम के एंड के अंदर ये टेस्ट जरूर होगा कि नॉन लेटर कैरेक्टर आ रहा है या कोई डिजिट आ रहा है। होपफुली यहाँ तक आप सबको ये समझ में आ गई। क्लास को बस मैं फिलहाल यहीं पर रखता हूँ, अभी इसके आगे मुझे थोड़ी सी और चीज़ें आपको बतानी थी, लेकिन फिलहाल अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, उसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी कर सकता है।